लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एल्गोरिथम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ठीक है, जिसे SJF भी बोलते हैं। तो देखते हैं क्या होती है SJF और कैसे काम करती है। When the CPU is available, it is assigned to the process that has the smallest next CPU burst, ठीक है। तो SJF शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के केस में CPU उस प्रोसेस को असाइन होगा जिसका बस टाइम सबसे कम होगा, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता था कि जो प्रोसेस सबसे पहले आएगी उसे सबसे पहले सीपीयू असाइन होगा, ठीक है, चाहे उसका बस टाइम ज्यादा हो या कम हो, ठीक है। एक क्राइटेरिया मतलब एल्गोरिथम किस पे बेस्ड थी, अराइवल टाइम पे, ठीक है। जो फर्स्ट आएगा उसे फर्स्ट सीपीयू असाइन कर देंगे। बट एसजेएफ में क्या होता है कि अगर सपोज सिस्टम में चार प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उन चार में से जिस प्रोसेस का बस टाइम सबसे कम होगा, ठीक है, उसे सीपीयू असाइन करेंगे। नेक्स्ट, if the CPU burst of two processes are same, FCFS scheduling is used to break the tie, ठीक है। अब एक केस क्या हो सकता है, सपोज चार प्रोसेसेस हैं, ठीक है, P1 P2 P3 P4 चार प्रोसेसेस हैं। इनमें से सपोज 1 2 2 3, ठीक है, ये इनके बस टाइम है, ठीक है। तो इनके बस टाइम है, अच्छा एक और प्रोसेस ले लेते हैं P5। तो पांच प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो इनमें से सबसे कम बस टाइम क्या है, 1। बट ये दो प्रोसेसेस का बस टाइम है, P1 का भी बस टाइम 1 है और P5 का भी। मीन्स दोनों को एग्जीक्यूट होने के लिए एक 1 यूनिट टाइम चाहिए। तो अब इन दोनों में से हम किसे असाइन करेंगे, ये फिर डिपेंड करता है हमारी FCFS शेड्यूलिंग के ऊपर। मीन्स इन दोनों में से जो पहले आया होगा सिस्टम में उसे सीपीयू असाइन किया जाएगा, ठीक है। इसी के थ्रू क्या लिखा हुआ है, FCFS शेड्यूलिंग इज यूज्ड टू ब्रेक द टाई, ठीक है। जो भी टाई यहाँ पे हुई है इसे ब्रेक करने के लिए हम FCFS शेड्यूलिंग का यूज करेंगे। अगर सपोज इनका अराइवल टाइम भी सेम हो, ठीक है, दोनों 0 यूनिट टाइम पे सिस्टम में प्रेजेंट हो गए हो, अराइवल टाइम दोनों का 0 हो, तो इस केस में रैंडमली किसी को भी सीपीयू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया। अब जो SJF है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, ये दो क्राइटेरिया पे काम करती है, ठीक है, दो मोड पे, प्रिमिटिव मोड और नॉन प्रिमिटिव मोड। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम प्रिमिटिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं SRTF, ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो नॉन प्रिमिटिव का हमें पता है क्या होता है, अगर सीपीयू किसी प्रोसेस को असाइन हो गया तो उसे हम प्रिम्प्ट नहीं करेंगे जब तक उसका पूरा एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता। तो नेक्स्ट पॉइंट है द SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज प्रोबेबली ऑप्टिमल। जो SJF एल्गोरिथम है इसे सबसे ऑप्टिमल माना जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये गारंटी करती है कि जो सिस्टम का एवरेज वेटिंग टाइम है वो सबसे कम होगा, ठीक है। जितनी भी प्रोसेस है उनके लिए एवरेज वेटिंग टाइम कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्दो द SJF एल्गोरिथम इज ऑप्टिमल इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अब ये ऑप्टिमल तो है बट हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये केवल थियोरिटिकल ही है, इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखते हैं with short term scheduling there is no way to know the next टू नो द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट सीपीयू बस, ठीक है। अब शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट किस पे डिपेंड है, बस टाइम, जिस प्रोसेस का बस टाइम सबसे कम होगा उसे असाइन करेंगे। तो अब हमें पहले से कोई प्रोसेस कितना टाइम ले लेगी, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए, ये हमें पहले से नहीं पता हो सकता, ठीक है। इसको अगर जनरल वे में समझे, सपोज हमें कहीं जाना है, ठीक है, हमें कॉलेज जाना है घर से, और हमें अप्रोक्स लगते हैं 30 मिनट्स, ठीक है। तो हो सकता है ये टाइम कभी बढ़ जाए कभी घट जाए। हो सकता है हमें कॉलेज जाने से पहले कोई रास्ते में फ्रेंड मिल गया, हम उससे बातें करने लग गए, ठीक है, तो वहां पे भी थोड़ा सा टाइम हमारा क्या होगा, बढ़ सकता है। तो हम एक बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अप्रोक्स इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। बट बाकी अगर कोई और एल्गोरिथम हम डिजाइन करें अपनी, तो उसके लिए एसजेएफ एक स्टैंडर्ड होता है कि ये जितना इससे एवरेज वेटिंग टाइम या एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ रहा है उसे हम कंपेयर कर सकते हैं अपने एल्गोरिथम को, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल है, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस
विद देयर अराइवल टाइम एंड सीपीयू बर्स्ट गिवन इन मिलीसेकंड, और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है गैंट चार्ट हमेशा कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। ठीक है, तो अब देखते हैं जीरो पे क्या कोई प्रोसेस सिस्टम में आई थी, नहीं। सबसे लेटेस्ट अराइवल टाइम कितना है, 1। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस P1 आई है 1 पे, तो 0 से 1 तक सीपीयू आइडल रहने वाला है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस एलोकेट नहीं होगी। ठीक है, सीपीयू तभी उसी केस में असाइन होगा जब सिस्टम में प्रोसेस प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अब 1 टाइम पे कौन आया, P1। ठीक है, कई बार हम क्या कर देते हैं गलती, यहाँ पे हम देखते हैं बस टाइम सबसे कम P3 का है। ठीक है, बट ये सिस्टम में प्रेजेंट हो रही है 3 यूनिट टाइम में, इसलिए हम इसको असाइन नहीं करेंगे। ठीक है, कब तक, जब तक ये सिस्टम में प्रेजेंट नहीं हो जाती। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वही करना पड़ेगा फिर हमें। तो यहाँ पे आ जाएगी P1। अब P1 का बस टाइम कितना है, 7। तो 7 प्लस 1 इज 8। ठीक है, अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो इसको पूरा एग्जीक्यूट करेंगे 7 यूनिट तक। तो जब हमारा गैंट चार्ट अब कहाँ तक पहुंच गया, 8 तक, तो क्या इस टाइम तक सारी प्रोसेसेस आ गई हैं, तो सारी प्रोसेसेस प्रेजेंट हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए लास्ट में कौन सी प्रोसेस आई है, P5, और उसका अराइवल टाइम भी कितना था, 5, बट हम तो 8 तक जा चुके हैं। तो मीन्स अब सारी प्रोसेसेस सिस्टम में आ गई हैं। तो P1 ने अपना एग्जीक्यूशन पूरा किया और सिस्टम से एग्जिट हो गई। नेक्स्ट अब किसे असाइन करेंगे, अब हम देखेंगे कि बस टाइम सबसे कम किसका है। तो प्रोसेस P3 का बस टाइम सबसे कम है, तो इसको सीपीयू असाइन कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8, और इसका बस टाइम है 1, तो 8 प्लस 1 इज 9। ठीक है, तो ये भी सिस्टम से आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट किसे असाइन करेंगे, बस टाइम सबसे कम किसका है, प्रोसेस P4 का 2 यूनिट, तो P4 को असाइन कर देते हैं। ठीक है, 9 प्लस 2 इज 11, 2 यूनिट टाइम इसका बस टाइम था। अब नेक्स्ट देखते हैं, P4 के बाद सबसे बस टाइम है कम 5 का। ठीक है, ये तो आउट होगी, और ये भी आउट हो गई है सिस्टम से, ये भी। अब 5 और 8 बचे, तो P2 को पहले असाइन कर देते हैं, और इसका बस टाइम है 5, यानी 16 हो जाएगा, 11 प्लस 5, और लास्ट में P5। ठीक है, 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24। तो सारी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है कंप्लीशन टाइम। तो P1 कंप्लीट हुई है 8 पे, उसके बाद P2 16। ठीक है, P2 यहाँ पे 16, P3 9, P4 11 एंड P5 इज 24। ठीक है, अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये जाएगा 7, 14, 9 minus 3 is 6, 11 minus 4 7, 24 minus 5 is 19। हाँ, अब वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो 0, 16, 14 minus 5 is 9, 6 minus 1 is 5, 7 minus 2 again 5, and 19 minus 8 is 11। तो अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, ये सारी प्रोसेसेस का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो ये सम करके कितना आ रहा है, 26, 26 और 6 32, और 10 42, और 4 46, और 7 53। ठीक है, 53 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास 5। तो ये तो हो जाएगा क्या, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, और इसका अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालें तो ये हो जाएगा सम ऑफ वेटिंग टाइम 9 और 5 14, 14, 14 और 5 19, और 20, 20 एंड 10 30, 30 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 6 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये एवरेज वेटिंग टाइम आ गया 6 मिली सेकेंड। तो ऐसे हम इस एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं। अब आप लोग चाहो तो एक बार इस क्वेश्चन को FCFS से सॉल्व करके देखिए। ठीक है, और कंपेयर करेंगे हम किसको, एवरेज वेटिंग टाइम सिस्टम का कितना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट एल्गोरिथम SRTF। ठीक है, इसी का प्रिमिटिव वर्जन। थैंक